तो ताल ठोके में शुरुआत में आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अजमेर से एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए उनका भाषण। प्रधानमंत्री मोदी ने आज सबसे बड़ा मुद्दा क्या बनाया? उन्होंने मुद्दा बनाया संसद के उद्घाटन समारोह के बहिष्कार का। उन्होंने लोगों से पूछा कि क्या आपको नया संसद भवन चाहिए था? लोगों ने कहा हाँ। सबने जब जोश के साथ हाँ कहा तो उन्होंने कहा कि देखिए, कांग्रेस और उसके कुछ सहयोगी दलों ने इस संसद का भी अपमान किया, इस संसद के अंदर भी जो है उद्घाटन समारोह का बहिष्कार किया। प्रधानमंत्री यही नहीं रुके, उन्होंने राजीव गांधी के उस बयान को आधार बनाया जिसमें राजीव गांधी ने कहा था कि मैं 1 रुपया भेजता हूं 15 पैसे नीचे पहुंचता है। और प्रधानमंत्री ने आज तक जो कई लाख करोड़ रुपए खर्च किए, मैं थोड़ा सा डाटा आपको दूंगा, उसके बाद बहस के अंदर जाऊंगा। प्रधानमंत्री का नैरेटिव क्या है? उनका कहना है कि भाई हाईवे और रेलवे पर 24 लाख करोड़ रुपए खर्च किए, कांग्रेस सरकार होती तो इसमें 20 लाख करोड़ बीच में लुट जाते, ये उनका कहना है। ये मेरे प्रोड्यूसर अखिल ने भेजा है। 29 करोड़ रुपए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से सीधे खाते में कांग्रेस होती तो 29 लाख करोड़ में से 24 लाख करोड़ रुपए बीच में लुट जाती। 9 साल में आदिवासियों को 22,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा पढ़ाई के लिए दिए गए, कांग्रेस होती तो 19,000 करोड़ रुपए बीच में लूट जाते। बीजेपी ने पानी के लिए 3.25 लाख करोड़ खर्च किए, कांग्रेस होती तो इसमें 3.25 लाख करोड़ बीच में लूट जाते। 9 साल में बीजेपी ने 2,25,000 करोड़ रुपए गरीबों के घर के लिए दिए, कांग्रेस होती तो इसमें भी 85% लूट जाते। 9 साल में मुद्रा योजना के तहत तो 24 लाख करोड़ रुपए के लोगों की मदद की। देश का पैसा देश में लगता है तो विकास दिखता है और महसूस होता है। उन्होंने भी साफ साफ यही कहा कि हमने एक करप्शन फ्री सिस्टम दिया है। सीधे बहस पर आते हैं, कौन कौन मेरे साथ जुड़ गए हैं। मेरे साथ प्रेम शुक्ला जी हैं, स्पोक्स पर्सन है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय। मेरे साथ स्वर्णिम चतुर्वेदी हैं, स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस के, जयपुर से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। स्वर्णिम जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर सुनील सिंह, स्पोक्स पर्सन जेडीयू के। AK वाजपेयी साहब, स्पोक्स पर्सन LJP के। समय थोड़ा है, मैं चाहूँगा सभी लोग थोड़े थोड़े में अपनी बातें कहें। सबसे पहले मैं प्रेम शुक्ला जी के पास जाऊंगा। प्रेम शुक्ला जी, चुनावी पिच पर एक्सीलेटर दबा दिया है प्रधानमंत्री ने और वो साफ साफ कह रहे हैं कि देखिए 5 साल हमने जनता ने अशोक गहलोत जी को दिए है, सचिन पायलट जी को दिए है और 5 साल तक वो आपस में लड़ते रहे। क्या यही नैरेटिव चलेगा? और बीजेपी भी लड़ती ही रही है 5 सालों तक आपस में, अंदर में सिर फुटावल खींचतान। राजस्थान बीजेपी का सबको पता है। प्रेम शुक्ला जी। दीपक जी, भारतीय जनता पार्टी में सिर फुटावल कल्पना है, लेकिन कांग्रेस में तो ये हकीकत है। आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे के प्रयास के बाद भी श्रीमान सचिन पायलट शांत हुए हैं क्या? दिल्ली से लौटने के बाद भी सचिन पायलट का स्टेटमेंट जो है अशोक गहलोत की सरकार के खिलाफ है। विधायक दल लेकर जो है दूसरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता तो नहीं गया था कि भारतीय जनता पार्टी के विधायकों का दल लेकर भारतीय जनता पार्टी के विरोध में कोई खड़ा हो गया हो। सचिन पायलट जो हैं वो कांग्रेस के विधायकों का दल लेकर दूसरे प्रदेश में चले गए थे, ये सत्य है ना। और उनके लिए कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग अशोक गहलोत ने सचिन पायलट के लिए किया है, उन शब्दों को मैं यहाँ उद्धृत नहीं करना चाहता क्योंकि उससे भी जो है टेस्ट खराब होता है किसी भी विमर्श का। लेकिन ये हकीकत है कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट पिछले 5 वर्षों में एक दूसरे के विरुद्ध लड़ने के अलावा उन्होंने क्या किया? बलात्कार में जो है राजस्थान नंबर 1 स्टेट बन गया है। ऐसा कोई पेपर नहीं है जो लीक नहीं होता है। 12 पेपर जो है लीक हुए हैं और एक में भी असली अभियुक्तों तक पुलिस नहीं पहुंची। क्या कारण है? आपने कहा था हम किसानों का कर्ज माफ कर देंगे, अभी तक किसानों की खतौनी साफ नहीं हुई। आपने कहा था कि जो संविदा कर्मी है उनको हम जो है स्थायी नौकरी दे देंगे। गुजरात में हम लोग चुनाव प्रचार के दौरान गए तो अहमदाबाद में जो कांग्रेस का कार्यालय था उसके बाहर जो राजस्थान के संविदा कर्मी थे वो धरना देने बैठे हुए थे। तो आपने राजस्थान का कौन सा हित किया? यह प्रश्न पूछने पर कोई उत्तर ही नहीं है। ठीक है, स्वर्णिम चतुर्वेदी जी बताइए, आपके यहाँ तो ये जग जाहिर है और मुझे जहां तक जानकारी है सचिन पायलट माने नहीं है। सचिन पायलट अभी भी झंडा लेकर बुलंद है और हो सकता है कल वो एक धमाकेदार प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और कांग्रेस को टाटा बाय बाय बोल दें, ऐसी भी खबरें आ रही हैं। आपको लगता है सचिन पायलट वर्सेस अशोक गहलोत विवाद सुलझ गया है? देखिए दीपक जी, मैं एक बात बताना चाहता हूं। राजस्थान में जो चुनाव होने वाले हैं उस चुनाव में केवल 2 मुद्दे हैं। एक मुद्दा यह है कि भारत
कि भारत की सरकार, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो नेतृत्व वाली सरकार है, उसने देश में किस तरह से महंगाई और बेरोजगारी के तले जनता को दबाया है। और दूसरा अशोक गहलोत सरकार है राजस्थान की, जिसने महंगाई से राहत देने के लिए यहाँ पे स्कीम्स चलाई हैं, चाहे 100 यूनिट बिजली फ्री हो, किसानों को 2000 यूनिट बिजली फ्री हो, हम जो इंश्योरेंस जो 25 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त हो, इस तरह की तमाम योजनाएं, जो उज्ज्वला योजना का जिक्र भी प्रधानमंत्री जी कर रहे थे। प्रधानमंत्री जी ने योजना तो चालू की, लेकिन उसमें दूसरी बार गैस सिलेंडर भरवाने के लिए 90% लोग नहीं पहुंचे, और यहां पे 76 लाख परिवारों को राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार 500 रुपए में सिलेंडर देने के वादा कर चुकी है, और यह योजना लागू हो चुकी है, इसका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। इन मुद्दों पर चुनाव होने वाला है। यहां पे भारतीय जनता पार्टी के नेता बहुत बड़ी बड़ी बात करते हैं, अपराध को लेकर के बात करते हैं, लेकिन वस्तु स्थिति मैं आपको बताता हूं, वस्तु स्थिति यह है कि राजस्थान में 2019 के मुकाबले जो एनसीआरबी के आंकड़े वो बताते हैं 5% अपराध घटा है, जबकि गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश इसमें 15%, 19%, 42% अपराध बढ़ा है। तो ये स्थिति है, यह झूठ बोलने से कुछ नहीं होगा। आपने अपनी उपलब्धि गिना दूं, एक बात जानना चाहता हूं, बेरोजगारी भत्ता दिया स्वर्णिम जी, बेरोजगारी भत्ता दिया आपने राजस्थान के युवाओं को, जो आपका वादा था? जी हाँ, बेरोजगारी भत्ता भी दिया, और बेरोजगारी भत्ता हमने जो दिया 15,000 करोड़ रुपया राजस्थान सरकार खर्च कर चुकी है। इसके अलावा एकमात्र सरकार है राजस्थान की जिसने 3 लाख युवाओं को रोजगार देने का कार्य किया है। 1.5 लाख भर्तियां तो हो चुकी हैं, नौकरी में अपॉइंटमेंट पा चुके हैं, बाकी 1.5 लाख प्रक्रियाधीन है। कोई ऐसी आपको हिंदुस्तान में सरकार नहीं मिलेगी किसी स्टेट की जिसने रोजगार दिया। और हमने गारंटी दी है 125 दिन का रोजगार, चाहे शहर का हो, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना के तहत, चाहे ग्रामीण में नरेगा के तहत हो, ये 125 दिन की रोजगार की गारंटी हमने दी है, और उसका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। गारंटी दे दी है प्रेम शुक्ला जी, गारंटी है इनकी तरफ से पूरी। स्वर्णिम जी, प्रधानमंत्री जी के ठीक है, अब जवाब ले लेते हैं प्रेम शुक्ला जी का आप ही के सवालों पर। देखिए, संविदा कर्मियों को इन्होंने स्थायी किया नहीं, इन्होंने कितनों को बेरोजगार भत्ता दिया, इस बार जरा फिगर बता दें, कितने बेरोजगारों को बेरोजगार भत्ता दिया, इसका फिगर भी सबके सामने लाना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी जिसके ऊपर बेरोजगारी का आरोप लगाया जाता है, 1.39 करोड़ लोगों को ईपीएफओ का आंकड़ा है कि बीते वर्ष में 1.39 करोड़ लोगों को ऑर्गेनाइज सेक्टर में, जिसमें प्रोविडेंट फंड जो है एम्प्लॉयर भर रहा है। और कांग्रेस के कार्यकाल में 2014 तक एम्प्लॉयमेंट ईपीएफओ में पूरे देश में सिर्फ 6.5 करोड़ का फिगर था, यानी 70 सालों में 6.5 करोड़ रुपए और एक साल में 1.39 करोड़। और ये सारे अर्थवेत्ता कहते हैं अगर ऑर्गेनाइज सेक्टर में एक जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में 9 एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। 10% जो है वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में और 90% जो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। तो 1.39 करोड़ अगर ऑर्गेनाइज सेक्टर में ईपीएफओ में लोग रजिस्ट्रेशन कराते हैं, इसका सीधा सा मतलब है कि किस तरह से जो है रोजगार सृजित हुआ। और स्वयं प्रधानमंत्री जी रोजगार के लोगों को रोजगार देने के लिए उनके जो नौकरी के जो नौकरी में शामिल होने के पत्र देने का कार्य अकेले प्रधानमंत्री हैं। 1946 से लेकर 2014 तक एक प्रधानमंत्री मुझे और आपकी विशेष करके कांग्रेस का प्रधानमंत्री बता दीजिए ना जिसने जो है रोजगार मेले लगाए हो और लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया हो। आपको एक फिगर नहीं मिलेगा। और भ्रष्टाचार की स्थिति ये थी कि आप जो है 1986 में राजीव गांधी कह रहे थे कि 1 रुपए हमारा जो है भेजते हैं दिल्ली से तो 85 पैसे बीच में ही लोग खा जाते हैं, यानी कांग्रेसी सिस्टम 85 पैसे खा जाता था। आज डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से 25 लाख करोड़ रुपए अगर लोगों के खाते में डाले गए हैं, तो इस पर जो है कांग्रेस थोड़ा तो शर्म कर ले कि आपको बिल्कुल शर्म आया जो है वो धोकर पी गए हैं। ऐसा करना ठीक नहीं है भाई देश के लिए। 3.8 करोड़ मकान बनना, 11.8 करोड़ लोगों के घर में हर घर नल से जल पहुंच जाना, 9.8 करोड़ लोगों को उज्ज्वला से गैस मिल जाना, ऐसे इतने काम हैं कि गिनाने बैठ जाएंगे तो आपका शो खत्म हो जाएगा। कामों की सूची, सिर्फ कामों के शीर्षकों की सूची नहीं समाप्त होगी। ठीक है, मैं आगे बढ़ूं, स्वर्णिम जी के पास ही जाऊंगा जवाब देने के लिए। मैंने आपका हाथ देख लिया स्वर्णिम जी। एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है और ब्रेकिंग न्यूज सचिन पायलट से जुड़ी हुई है। सचिन पायलट ने एक बार फिर से इशारों में अशोक गहलोत पर निशाना साधा है। उनका कहना है कांग्रेस की भ्रष्टाचार पर 0 टॉलरेंस की पॉलिसी है। वो यही उतारे हुए हैं कि वसुंधरा राज में जो भ्रष्टाचार हुए उनकी जांच क्यों नहीं हुई, और युवाओं के भविष्य से करप्शन पर समझौता नहीं, युवाओं के भविष्य और करप्शन पर समझौता नहीं। यानी ये जो इतने एकता के प्रयास थे, इसको ये पलीता लगाते हुए सचिन पायलट दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने 2 ही मुद्दे उठाए थे। एक,
जो एग्जामिनेशंस के अंदर पेपर लीक हो रहे हैं, और दूसरा उनका प्रमुख मुद्दा था कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है वो जानबूझकर वसुंधरा के भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच जो सचिन पायलट ने इलेक्शन में उठाया था 5 साल पहले, और जिसके आधार पर सचिन पायलट ने बहुमत पाया था या कांग्रेस ने बहुमत पाया था। स्वर्णिम जी क्या कहेंगे? उनके तेवर अभी भी नरम नहीं हो रहे। सुन लेते हैं पहले सचिन पायलट ने क्या कहा है, फिर उसके बाद स्वर्णिम जी से जवाब ले लेंगे। कि करप्शन को लेके हमारी ज़ीरो टॉलरेंस है। किसी भी कीमत पर भ्रष्टाचार को हम लोग स्वीकार नहीं कर सकते हैं। और कांग्रेस ही वो पार्टी है जिसने हमेशा नौजवानों को प्रोत्साहित किया है, राजनीति में बाकी क्षेत्रों में उनको आगे आने का मौका दिया है। तो नौजवानों के साथ अगर कहीं गलत होता है या कहीं उनके साथ नाइंसाफ़ी होती है तो मैं समझता हूँ पार्टी हमेशा उसके खिलाफ रही है। भ्रष्टाचार और नौजवानों के भविष्य, इन दो मुद्दों पर किसी प्रकार का कोई समझौता कोई करे या मैं समझौता करूं, ये संभव नहीं है। ठीक है, तो सचिन पायलट ने इशारों में कह दिया कि भैया कोई समझौता नहीं हुआ है। स्वर्णिम चतुर्वेदी जी अपने 2 मुद्दों पर कायम है, वसुंधरा के भ्रष्टाचार की जांच और पेपर लीक, दोनों मुद्दों पर वो कायम है। इसका मतलब है आपके लिए खतरे की घंटी है। अब मेरा आपसे सीधा सवाल है, क्या सचिन पायलट वर्सेस अशोक गहलोत विवाद आला कमान ने शांत कर लिया है? हाँ या नहीं, जवाब दे दीजिए। देखिए दीपक जी, अगर हम अब राजस्थान में बैठ करके देखते तो हमें तो कोई विवाद नजर नहीं आता। सीधी सी बात है। अच्छा एक बात बताइए, अशोक गहलोत ने नकारा और निकम्मा कहा था, क्या सचिन पायलट नकारा और निकम्मा है? ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मुख्यमंत्री जी ने कहा था सचिन पायलट के लिए। देखिए ये सारे जवाब सुनिए, देखिए दीपक जी, ये सब जवाब जो आप बोल रहे हैं, इन सबके जवाब तो सचिन पायलट जी दे चुके हैं, अशोक गहलोत जी दे चुके हैं। अब ये बहुत बीती हुई बातें हैं, अब सब साथ लेकर रहे हैं। लेकिन एक बात मैं बताना चाहता हूं कि राजस्थान एकमात्र प्रदेश है जहां पे भ्रष्टाचार करने वालों में 1750 लोगों को अपने जेल के शिक्षों में भेजा, चाहे वो सचिन पायलट को क्यों नहीं पता मेरे भाई? भारतीय जनता पार्टी भाई ये बात सचिन पायलट को क्यों नहीं पता? वो क्यों वसुंधरा के करप्शन पर पदयात्रा निकाल रहे हैं? वो खुद कह रहे हैं कि पेपर लीक हो रहे हैं और उनके आरोपी पकड़े नहीं जा रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, सचिन पायलट कह रहे हैं, वो पर्सन जिसके पीसीसीआई अध्यक्ष के तौर पर आप सरकार बनाए थे, सरकार में आए थे। जी हाँ बिल्कुल दीपक जी, मैं बता रहा हूं ना, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो भ्रष्टाचार था, उस भ्रष्टाचार को आप अपने चैनल पे ना दिखा सकें या मेरे साथ भ्रष्टाचार और मैं एफआईआर दर्ज ना करा सकूं बिना सरकार की इजाजत के, ये अध्यादेश लेके आई थी वसुंधरा गवर्नमेंट, जिसका विरोध हुआ था, हम सब ने किया। और आज जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है हमारी, तो ये सरकार क्या जो हमारा घोषणा पत्र अच्छा ठीक है, तो क्या वसुंधरा के जो तथाकथित करप्शन के आरोप, मैं अभी तथाकथित ही बोल रहा हूं, मुझे नहीं उसके बारे में डिटेल जानकारी, सचिन पायलट ने जो उठाया है कि उसकी जांच हो, क्या अशोक गहलोत उसकी जांच कराएंगे? कांग्रेस के अधिकृत प्रवक्ता का बयान क्या है? क्या वसुंधरा के ऊपर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच होगी? चुनाव से पहले कोई टाइम बाउंड आप कमेटी बनाएंगे? यही तो मांग कर रहे हैं सचिन पायलट, और तो कोई मांग कर नहीं रहे हो। देखिए जो भी बात है, जो भी भ्रष्टाचार अगर कहीं है, और अगर कहा सर, वो तो साफ साफ बोल रहे हैं कि वसुंधरा राजे ने किया है। कोर्ट के अगर है का क्या मतलब स्वर्णिम भाई? आपके नेता कह रहे हैं कि वसुंधरा ने किया है, इसी के आधार पर आपने चुनाव जीता है। वो सब उन सबको लेकर के, देखिए मैं 2 बातों का मेरे को जवाब दे देने दीजिए। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, एक मुद्दा तो आपने बताया कि वसुंधरा जी के भ्रष्टाचार का, निश्चित रूप से कोई भी भ्रष्टाचारी यहां राजस्थान में बख्शा नहीं जाएगा। तो आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे वसुंधरा राजे पे, बताइए ना। यहाँ पे हमारे भारतीय जनता पार्टी के मेरे साथी ने, तो आप वसुंधरा के भ्रष्टाचार पे जांच क्यों नहीं बिठाते? सरकार का काम है, सरकार कर रही है। अच्छा क्या कार्रवाई हुई अभी तक सरकार की तरफ से? बताइए वसुंधरा जी पर, बताइए ना मुझे, बताइए ये कार्रवाई हुई, ये एफआईआर हुई, ये जांच हुई, ये चल रही है। 5 साल खत्म होने वाले हैं आपके, यही तो आपका चुनावी एजेंडा था, इसीलिए तो सचिन पायलट बोल रहे हैं कि नहीं भाई 5 साल खत्म नहीं, अभी तो वसुंधरा जी सरकार के काम के आधार पर 5 साल नहीं, अभी तो आने वाले 5 साल भी हम ही सरकार में रहने वाले हैं। अरे मेरे भाई रह लेना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, जनता जिसको जिताए वो सरकार में रहे। पर ये तो बताओ आप कि आपने वसुंधरा के भ्रष्टाचार के आरोप जो सचिन पायलट ने लगाए उस पर जांच की? अगर की तो क्या की, और नहीं की तो क्यों नहीं की?
देखिए, ये सारे मामले न्यायालयाधीन हैं, न्यायालय के एम्बेट में है, सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक मेरी टिप्पणी करना यह उचित नहीं है। अरे मेरे भाई, कहां है सुप्रीम कोर्ट में वसुंधरा का भ्रष्टाचार? कौन से हाई कोर्ट में वसुंधरा का भ्रष्टाचार है, मुझे ये भी बता दीजिए। बिल्कुल है, वो सारे भ्रष्टाचार के आरोप जो लगे उनमें से अधिकांश को न्यायालयाधीन है और कार्रवाई हो चुकी है, वो एक स्टेटमेंट सरकार जारी कर चुकी है। मैं दूसरी बात कह रहा हूं, यहां पे मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि आज जो प्रधानमंत्री जी ने अनर्गल आरोप लगाए राजस्थान सरकार पर, सबसे पहली बात तो उन्होंने कहा 85% की कमीशन सरकार। अरे कमीशन के सरकार आपकी थी, जिसके आधार पर कर्नाटक में सरकार गई। और जो राजीव गांधी जी का जब कोर्ट करते हैं तो ऑडिट के आधार पर उन्होंने कहा कि प्रशासनिक खर्चों में 85% रुपया चला जाता है, उसको लेकर के आप कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार एडमिट किया। इससे बड़ा झूठ कुछ नहीं हो सकता। और देश के सामने जो ये बात बार बार कांग्रेस पे आरोप लगाते हैं, चाहे हमारी यूपीए सरकार के सामने कोल स्कैम को लेकर के लगाए, चाहे 2G स्पेक्ट्रम को लेकर के लगाए, वो सब झूठे साबित हुए। सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी आए थे इसी अजमेर की धरती से, किसानों के लिए उन्होंने ERCP को राष्ट्रीय परियोजना बनाने का वादा किया था। वोट मांगते समय वोट नहीं मिले तो राजस्थान को परियोजना नहीं मिली। आज राजस्थान में इसी भूमि पर दोबारा आए, इसी जिले में आए और पुनः ERCP पर बिना कुछ बोले चले गए। इसका अर्थ यह है कि प्रधानमंत्री जी के भाषण केवल और केवल जुमले होते हैं, वो किसी को कुछ देना नहीं चाहते। उनकी सरकार ने जो उन्होंने वादे किए उसको भी पूरे करने की उनकी मंशा नहीं है। ठीक है, तो आज ये ठीक है, जवाब लेते प्रेम शुक्ला जी से। प्रेम शुक्ला जी, जवाब आपका। वो कह रहे हैं कि कुछ किया ही नहीं आप लोगों ने 9 साल में। 9 साल में हमने जो किया उसका हिसाब हम दे रहे हैं। इनके यहाँ तो ये दशा है कि बिजली तक जो है, हरियाणा में बिजली मिलती है, गुजरात में बिजली मिलती है, राजस्थान में बिजली नहीं मिलती है। हरियाणा में डीजल पेट्रोल सस्ता है, गुजरात में डीजल पेट्रोल सस्ता है, राजस्थान में डीजल पेट्रोल महंगा। और तो और जाने दीजिए सब, अशोक गहलोत खुद ही, उनको ध्यान नहीं होता है, वो दूसरे साल का बजट पढ़ देते हैं असेंबली में खड़े होके। उनको जिस मुख्यमंत्री को वर्तमान वर्ष का बजट ही नहीं ज्ञात हो, जबकि बजट जो है वो कैबिनेट में आता है, पारित होता है, उसके बाद असेंबली में पेश होता है, तो जिस मुख्यमंत्री को नए बजट और पुराने बजट का अंतर तक न पता हो, वो कितना बढ़िया सुशासन चला रहा होगा, इसका अनुमान आप सहजता से लगा सकते हैं। तो लगातार भाई क्राइम में आप नंबर 1 है, पेपर लीक में नंबर 1 है, आप दलित अत्याचार में नंबर 1 है, अलवर में दलित महिला पर बलात्कार होता है, न्याय दिलाने के लिए तैयार नहीं है। श्रीमती प्रियंका वाड्रा आती है और रणथंभौर में जो है जाती है, लेकिन बलात्कार की पीड़िता के साथ खड़े होने के लिए उनके पास समय नहीं होता है। तो जिस तरह से राजस्थान में कुशासन अशोक गहलोत के नेतृत्व में राजस्थान की सरकार ने किया है, वो राजस्थान की जनता भली बात जानती है। इनके पास गिनाने के लिए कुछ नहीं है। इन्होंने जो है आखिरी वर्ष में कुछ खैरात बांटने की कोशिश की है, लेकिन जनता भली बात जानती है कि इन लुटेरों की बारात को विदा कर देना है। और राजस्थान की जनता अशोक गहलोत के नेतृत्व में जिस तरह से लूट मची है, ऐसी लुटेरी सरकार की विदाई करना उसने तय कर लिया है। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा स्वर्णिक जी, मेरे साथ 2 मेहमान और हैं, उनको मैं मौका नहीं दूंगा तो ये उनका अपमान होगा। मैं सीधे चलता हूं सबसे पहले डॉक्टर सुनील सिंह जी के पास। सुनील सिंह जी, आज आपने सुना प्रधानमंत्री ने जनता से पूछा और उन्होंने पूछा कि हाँ, हमें संसद भवन को देखो गर्व हो रहा है, हाँ बहुत अच्छा हुआ, और इस ऐतिहासिक मौके का आपने बाइकआउट कर दिया। मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या वो एक ठीक डिसीजन था, एक स्टेट्समैन का डिसीजन? एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो अपने देश की परंपराओं, सभ्यता, संस्कृति पर गर्व करे, क्या ऐसी पार्टी को बाइकआउट का डिसीजन लेना चाहिए था? वो भी देश के नए, जिसको हम लोकतंत्र का सबसे बड़ा जो पंचायत कहते हैं, जो कुछ लोग मंदिर कहते हैं, कुछ लोग कुछ कहते हैं, आप बताइए क्या ये उचित था बाइकआउट? दीपक जी, पहली बार देश को ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो ऐसे अहंकारी शब्द का प्रयोग करके कि मोदी पैसा कहाँ से लाता है, इस तरह की बातें करना एक प्रधानमंत्री को, अरे मोदी का पैसा तो जनता का गाड़ी कमाई का पैसा है, उस पर बोले। इसके साथ उन्होंने संसद भवन पर जो बातें की, संसद भवन पे हमारी पार्टी का रुख स्पष्ट है कि ये एक गैर जरूरी संसद भवन है जहाँ की लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन हुआ है, गैर संवैधानिक है, क्योंकि संविधान में विधायिका के सर्वोच्च व्यक्ति राष्ट्रपति होते हैं और राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं। इन लोगों को अलग किया गया, अलग रखा गया, ये गैर संवैधानिक है। इसके साथ ही परामर्श नहीं लिया गया, आपको परामर्श नहीं लिया गया सांसदों से। इसके साथ ही आप देख ठीक है सुनील सिंह जी, मैंने आपकी बात सुनी, देश को नया संसद भवन मिला, इसका गर्व आपको है? नहीं कराया गया।
बड़ा सीधा सवाल है। देश को नया संसद भवन मिला, क्या डॉक्टर सुनील सिंह एक नागरिक के नाते गर्व करते हैं? देखिए, हमारी पार्टी का रुख स्पष्ट है। नहीं, गर्व करते हैं नहीं करते हैं, मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूं आपसे। पहले नहीं, देखिए इसी में जवाब है दीपक जी कि ये एक गैर जरूरी चीज थी। पुराना संसद भवन अनेकों दौर का गवाह था। उसके एक एक ईंट में बहुत चीजें, बहुत यादें, अपनी विरासत, अपनी संस्कृति, अपनी संस्कार बसी थी। उसको डिमोलिश करके एक नया, सर ये भी गलत बोल रहा है। डिमोलिश कहाँ किया गया? वो स्ट्रक्चर है वैसा ही है, और उसका भी इस्तेमाल होगा जिन कामों के लिए करना चाहिए। वो कहाँ डिमोलिश हुआ है सर? नहीं, अभी तो संसद भवन तो इसमें आ गया ना। हाँ, इसमें आ गया, तो डिमोलिश कहाँ हुआ है वो सर? नया बना, जो कि सांसदों के बैठने के लिए बना, वहां पर उसके एक एक आप चीज कर लें तो हमारी पार्टी का रुख स्पष्ट है कि एक व्यक्ति का महिमा मंडन, एक व्यक्ति के मन में शिलापट में अपने नाम लगवाने की जो आदत है, जो एक मनोवैज्ञानिक समस्या है, उसके पूर्ति के लिए आप ऐसे तो मैं ये मान लूं कि डॉक्टर सुनील सिंह को ये गैर जरूरी लगता है, उनको गर्व नहीं है, हनन करते हैं, संवैधानिक संस्थाओं का हनन करते हैं, ऐसे एक बार में नहीं। वैसे व्यक्ति के जो आपने चुनावी भाषण सुना, वो आंकड़ों की बाजीगरी करके अपनी उपलब्धियां गिना रहे थे। अरे हर घर नल का जल तो माननीय मुख्यमंत्री जी का से एक हमारा 7 निश्चय का अंग है। हर घर बिजली हमारे 7 निश्चय का अंग है। इसकी भी क्रेडिट ले रहे हैं। ये आंकड़ों की बाजीगरी कर दुनिया को भरमाना चाहते हैं। अच्छा, महंगाई पर उन्होंने बोला गैर जरूरी था, तो मैं एक सवाल थोड़ा संक्षेप में जवाब देना, मैं आपकी सब बात सुन ली मैंने। लल्लन सिंह ने कहा था कि हम नई संसद वहां नहीं लगने देंगे। क्या आप सरकार में आएंगे तो जो नया संसद भवन है उसमें कोई और काम लेंगे, संसद नहीं लगेगी? क्या सुनील सिंह राष्ट्रीय प्रवक्ता जेडीयू के कहेंगे? ये आपके अध्यक्ष ने कहा है। देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बयान दिया है, तो हमारे राष्ट्रीय, जब ये ऐसी बातें आएंगी निश्चित ही उनका ये व्यक्तिगत बयान है और उनकी ये चाहत है, और जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का बयान है तो हम निश्चित रूप से उनके साथ हैं। ठीक है, मैं सीधे यहां से ए के वाजपेयी जी के साथ चलता हूं। ए के वाजपेयी जी, संसद नहीं बैठेगी वहां पे, लल्लन सिंह जी के साथ हैं, डॉक्टर सुनील सिंह, ये कहना है, कैसे देखते हैं आप इसको? और ये गैर जरूरी खर्च बताया, आप क्या कहेंगे इस पर? अभी तो सुनील सिंह कहते कंसल्ट नहीं किया, लोगों से विचार विमर्श नहीं किया, तो ये तो इम्पोज कर रहे हैं, ये खुद ही इम्पोज करने की बात कर रहे हैं। अभी कह दिया इन्होंने व्यक्तिगत विचार है, मतलब ये तय तो कर लें ये क्या चाहते हैं, क्या प्रक्रिया चाहते हैं, कैसे शासन चलाना चाहते हैं। और चलाना नहीं चाहते, इनके मुख्यमंत्री तो चला रहे हैं ना। देखिए, मोदी जी ने आज एक बड़ी लाइन खींच दी है, अब उस लाइन को क्रॉस करना हर मुख्यमंत्री को होगा। हर मुख्यमंत्री को आके जवाब देना होगा कि आपने अपने राज्य में क्या क्या किया। अगर आप प्रधानमंत्री का दौड़ में आना चाहते हो तो पहले इस बात का जवाब देना होगा। ये आप सुनो, सारे दर्शकों ने सुना, पूरी जनता ने सुना, 29 लाख करोड़, 25 लाख करोड़, 22,000 करोड़। अरे भाई, ये कैसे बनता है, कहां से जनरेट होता है, कैसे टैक्स रिकवरी होती है? 1,80,000 करोड़ जीएसटी की टैक्स रिकवरी, ये 24/7 काम करना पड़ता है। सुबह 5 बजे उठ जाते हैं और रात को कोई समय नहीं है सोने का प्रधानमंत्री जी का। और नीति, नियत बड़ी साफ है, विजन बड़ा क्लियर है। ये इधर उधर दाएं बाएं की बातों में नहीं जाते हैं। 9 साल जनता बेहाल, एक का करेंगे। 9 साल 900 काम, 9 साल 900 काम, ये कहना चाहिए। शुक्ला जी ये बैठे हुए हैं, मैं इस बात को रखूंगा, बीजेपी से रिक्वेस्ट करूंगा कि 9 साल 900 काम। और विपक्ष की असफलता यह है कि 9 साल में सिर्फ 9 बातें ढूंढ पाए। इसका मतलब क्या हुआ कि इनको 100 में से 91 नंबर तो वैसे ही मिल गए। आप ही विपक्षी 91 नंबर दे रही है। ठीक है, तो 24 की लड़ाई कहां रह गई है? ठीक है, स्वर्णिम के पास चलते हैं। स्वर्णिम, एक क्विक कमेंट, मेरे पास 30 सेकंड का वक्त बचा है। आप वहां पे प्रेम शुक्ला जी का जवाब देना चाहते थे, दे दीजिए 30 सेकंड में, और क्लोजिंग कमेंट उसके बाद प्रेम शुक्ला जी के आपके बयान पर। स्वर्णिम जी। स्वर्णिम जी, मेरी आवाज आ रही है? मैंने कहा प्रेम शुक्ला जी का जवाब देना चाहते थे, दे दीजिए। हाँ, मैं 2 बातों का मैं जवाब देना चाहता हूं। एक,
एक राजस्थान की सरकार है जो जनहित में कार्य कर रही है, एक मोदी सरकार है जो केवल वादे कर रही है और निभा नहीं रही है। बार बार जब बातें आती हैं यहाँ पे किसान कर्ज माफी की बात करते हैं, 14,000 करोड़ रुपए का किसान कर्ज हमने यहाँ माफ किया है, मोदी सरकार ने नहीं किया। यहाँ पे राजस्थान में कोऑपरेटिव का सारा कर्जा माफ किया राजस्थान की सरकार ने। दूसरी चीज, जब ये बलात्कार जैसे अपराधों की बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की इन्हीं की सरकार थी। एक अपराध दर्ज होने में उसके अनुसंधान में 272 दिन लगते थे एवरेज, यहाँ आज 57 दिन में अनुसंधान पूरा करके 272 दिन में तो सजा दिलवा देते। प्रेम शुक्ला जी 30 सेकंड आपके क्लोजिंग कमेंट के लिए। स्वर्णिम जी, समय में महिला अपराधों की बात कितना जो भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, सिर्फ किसानों का बजट ही देख लें तो केंद्रीय कृषि बजट 5.7 गुना केंद्रीय कृषि बजट बढ़ा। 1 लाख करोड़ रुपए कृषि के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का जो है इंफ्रास्ट्रक्चर फार्मिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 1 लाख करोड़ रुपए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिए। 6,000 रुपए जो है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के रूप में दिया जा रहा है। 1 रुपए जो है वो खाद का भाव नहीं बढ़ा, पूरी दुनिया में तिगुना चौगुना खाद की दर हो गई। ये नीम कोटेड यूरिया के कारण कांग्रेस के कार्यकाल में खाद मांगने किसान आते थे और गोलियां खाकर जाते थे। ये कांग्रेस का क्रूर शासन था। ठीक है स्वर्णिम जी, माफ कीजिएगा, मेरे पास वक्त बिल्कुल खत्म हो गया है। मैंने दोनों को बराबर मौका देने की कोशिश की। स्वर्णिम भाई, एक बार सवाल आपने सुना भी नहीं था तो आपका 30-40 सेकंड का नुकसान उसमें भी हो गया। ये मैं आगे के लिए आपको सलाह दूंगा।